हेलो स्टूडेंट्स। आज का विषय है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, रिटन बाय तिशानी दोशी। तिशानी दोशी द्वारा लिखी गई जो जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ है, यह एक ऐसे है एक तरह से, और इसमें तिशानी दोशी बताती हैं कि किस तरह से जो ग्लोबल वार्मिंग का जो इम्पैक्ट है, उसका जो प्रभाव है, उसको तभी समझा जा सकता है जब अगर जहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है उस जगह की यात्रा की जाए, जैसे कि अंटार्कटिका में बर्फ़ लगातार पिघल रही है, और उस लगातार पिघलती हुई बर्फ़ की वजह से जो पानी का स्तर है, महासागरों के जल का स्तर है, वो बढ़ रहा है, और जो द्वीप हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं समुद्र के बीच में, उनके डूबने का खतरा लगातार बना हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा अंटार्कटिका में है। इस वजह से एक यात्रा प्लान की जाती है उन बच्चों के लिए जो अभी हाई स्कूल में हैं, कि वो जाएं और देखें किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग प्रभावित कर रही है इस सारी दुनिया को, और उसी यात्रा का वर्णन इस ऐसे में है। शुरू करते हैं। इन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, यानी एंड ऑफ द अर्थ लेसन की जो स्टोरी है, स्टोरी लाइन है, या कहिए जी इस लेसन का जो सार है, उसमें वर्णन किया गया है जर्नी टू द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड द विंडिएस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड, यानी सबसे ज़्यादा ठंडे, सबसे ज़्यादा शुष्क, सबसे ज़्यादा हवादार, जिसमें हवा तेज़ चलती है, उसे विंडिएस्ट, तूफानों वाला जो कंटिनेंट, महाद्वीप है दुनिया का, उसका नाम है अंटार्कटिका। उसका वर्णन किया गया है इस लेसन में। द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैव, जो दुनिया की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, भौतिक जो इतिहास है, जीव विज्ञान से जुड़ा हुआ जैविक जो इतिहास है, ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका, वो अंटार्कटिका में ट्रैप्ड, फंसा हुआ है। जॉफ ग्रीन स्टडी, जॉफ ग्रीन एक साइंटिस्ट हैं, और उनकी जॉफ ग्रीन है, उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया है जिसका नाम है स्टूडेंट्स ऑन आइस। प्रोग्राम एम्स एट टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है वो हाई स्कूल के विद्यार्थियों को दुनिया के अंत यानी छोर तक ले जाने का उद्देश्य है, जिससे वो जाएं और देखें वहाँ पर। दोशी थिंक्स दैट अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो एंड अंडरस्टैंड द अर्थ्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। दोशी सोचते हैं कि जो अंटार्कटिका वो स्थान है जहाँ पर जाना चाहिए एंड समझना चाहिए धरती के वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल को। अब बात करते हैं जर्नी की बिगिनिंग, यात्रा। द नरेटर बोर्डेड ए रशियन रिसर्च शिप, जो नरेटर है, वर्णन करता है, वो रूस के रिसर्च शिप, शोधकारी जहाज़ पर चढ़ जाते हैं, जिसका नाम क्या है, अकेडमिक है। अकेडमिक जहाज़ में वो चढ़ जाते हैं, सवार हो जाते हैं, जिसका नाम अकेडमिक सोकल्स्की है। इट वॉज हेडिंग टूवर्ड्स द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडिएस्ट कंटिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, यह दुनिया के सबसे ज़्यादा ठंडे, सबसे ज़्यादा हवादार और सबसे ज़्यादा शुष्क कंटिनेंट, महाद्वीप की तरफ बढ़ रहा था यह जहाज़। इट वॉज हिज जर्नी बिगेन, अब अंटार्कटिका में जाने के लिए यात्रा जो शुरू होती है, वो शुरू हुई 13 डिग्री 9 मिनट नॉर्थ ऑफ इक्वेटर इन मद्रास, यानी मद्रास में इक्वेटर, भूमध्य रेखा के उत्तर में, चेन्नई से। ही क्रॉस 9 टाइम जोन्स, उसने 9 टाइम जोन्स को पार किया। 6 चेक पॉइंट्स, 6 जांच केंद्रों को पार किया। 3 वाटर बॉडीज़, और 3 पानी के स्रोतों को पार किया। एंड एटलीस्ट, और आखिरकार 3 इकोस्फीयर्स, और 3
पारिस्थितिकी तंत्र को पार किया। ही ट्रेवल्ड ओवर 100 आवर्स इन कार, उसने 100 घंटे कार में, एरोप्लेन में, शिप में यात्रा की, टू रीच देयर, वहाँ पर पहुँचने के लिए। अब बात करते हैं साउदर्न सुपर कंटिनेंट। अब ऐसा माना जाता है कि जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका अभी बहुत छोटा है, लेकिन इससे पहले गोंडवाना, वैज्ञानिक कहते हैं इसे गोंडवाना कहा जाता था, और 650 मिलियन ईयर्स एगो, ये 650 मिलियन वर्ष पहले, ए जाइंट साउदर्न सुपर कंटिनेंट गोंडवाना डिड इंडीड एग्जिस्ट, एक जाइंट विशाल सुपर कंटिनेंट, एक बहुत महाद्वीप विशाल, एक गोंडवाना नाम का दक्षिणी महाद्वीप वास्तव में एग्जिस्ट करता था, मौजूद था। इट सेंटर्ड रफली अराउंड प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, और यह वर्तमान के अंटार्कटिका के आसपास ही मौजूद था। ह्यूमन बींग्स हैड नॉट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, और जब तक ह्यूमन बींग्स आए ही नहीं थे, मीन्स ह्यूमन बींग्स का उद्भव ही नहीं हुआ था, ह्यूमन बींग्स इस धरती पर उनका जन्म ही नहीं हुआ था उस समय तक। तब की बात ये कहीं करी जा रही है, 650 मिलियन साल पहली बात है। तब केवल वनस्पति थी और जानवर थे, लेकिन ह्यूमन बींग्स नहीं थे। ह्यूमन बींग्स वर नॉट प्रेजेंट हियर। द क्लाइमेट एट दैट टाइम वॉज मच वार्मर, और जो वातावरण था वो ज़्यादा गर्म था। इट सपोर्टेड ए ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, इसकी वजह से ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, यानी विस्तृत व्यापक तौर पर इसमें फ्लोरा यानी वनस्पति थी, फौना जीव जंतु थे। When the dinosaurs became totally extinct, और जब डायनासोर पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए, लुप्त हो गए, एंड द एज ऑफ मैमल्स बिगिन, और स्तनधारी जीवों का जो की सदी है वो शुरू होती है। द लैंड was forced to separate into countries as they exist today, और तो ये लैंड मास यानी जिसे गोंडवाना कहा जाता है, जिसमें भारत भी इसका हिस्सा हुआ करता था, तो ये सेपरेट हो गया, अलग हो गया, और बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे आज हम इसे देखते हैं। स्टडी ऑफ अंटार्कटिका, बात करते हैं अंटार्कटिका का अध्ययन। द पर्पस ऑफ द विजिट वॉज टू नो मोर अबाउट अंटार्कटिका, इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य था वो अंटार्कटिका के बारे में ज़्यादा जानना है। इट इज़ टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलेरियन फोल्ड्स, और यह कॉर्डिलेरियन फोल्ड को जानना, उसके महत्व को समझना, उसके लिए था ये यात्रा। प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड, और प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड को समझना, जानना, उस लिए भी इस यात्रा को आयोजित किया गया था। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कॉर्डिलेरियन फोल्ड। कॉर्डिलेरियन फोल्ड पर्वत श्रृंखला है जो कि साउथ अमेरिका में मौजूद हैं, और प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड, ये एक प्री कैम्ब्रियन उस समय को, यानी पृथ्वी का जो प्राचीनतम जो समय है पृथ्वी के इतिहास के जियोलॉजिकल हिस्ट्री का, उसे प्री कैम्ब्रियन कहा जाता है। ग्रेनाइट के जो शील्ड हैं, जो पठार हैं, वहाँ पर उनको प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड कहा गया है। दूसरी बात करते हैं ओजोन लेयर्स। ओजोन एंड ओजोन एंड कार्बन। अब इसका विजिट का उद्देश्य बताया गया है कि इसका उद्देश्य था कॉर्डिलेरियन फोल्ड, प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड, और ओजोन लेयर, और कार्बन, और इवोल्यूशन और एक्सटिंक्शन। इवोल्यूशन किसी चीज़ का क्रमिक विकास होता है, और एक्सटिंक्शन किसी चीज़ का पतन, इस सबको समझना था इस यात्रा का उद्देश्य। 90% ऑफ द अर्थ्स टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड इन अंटार्कटिका, और दुनिया की 90% जो बर्फ़ है अंटार्कटिका में
संग्रहित है। आइस वर्क्स आर एज बिग एज कंट्रीज, और यहाँ पर जो शिलाखंड है, बर्फ़ के जो खंड हैं, टुकड़े हैं, जिन्हें आइसबर्ग कहा जाता है, वो इतने बड़े हैं जितने बड़े कि देश हों। डेज गो ऑन एंड ऑन इन 24 आवर ऑस्ट्रल समर लाइट, और जो दिन होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि 24 घंटे के बराबर होते हैं, और उनकी जो ऑस्ट्रल समर लाइट यानी दक्षिणी सूर्य की रोशनी वहाँ पर होती है। अब बात करते हैं ह्यूमन इम्पैक्ट, मानव का प्रभाव अंटार्कटिका पर। द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड डिबेट ऑफ आवर टाइम इज़ वेदर वेस्ट अंटार्कटिका आइस शीट विल मेल्ट एंटायरली और नो। यह अध्ययन करना है कि जो पश्चिमी अंटार्कटिका की जो बर्फ़ की जो परत है वो पूरी तरह से पिघल जाएगी अथवा नहीं। इफ़ यू वांट टू स्टडी द अर्थ्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अगर हम धरती के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को समझना चाहते हैं, अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो। अंटार्कटिका वह स्थान है जहाँ हमें जाना चाहिए। अंटार्कटिका हैज़ ए सिंपल इकोसिस्टम, अंटार्कटिका का जो इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र है वो बड़ा साधारण है। एंड लैक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और यहाँ पर जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता की कमी है। इट इज़ द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कैन हैव बिग रिपरकशंस, और यह सबसे उपयुक्त स्थान है यह अध्ययन करने का कि किस तरह से लिटिल चेंजेस, बहुत छोटे छोटे परिवर्तन पर्यावरण में वो बड़े बड़े रिपरकशंस यानी परिणाम कैसे ला सकता है। साइंटिस्ट वार्न दैट ऑफ फर्दर डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ द सी एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑफ द रीजन। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि फर्दर डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर, की ओजोन परत का आगे डिप्लीशन अगर होता है, इसका ह्रास होता है, तो ये अफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा समुद्र के जानवरों, पक्षियों को जो इस क्षेत्र में रहते हैं, अंटार्कटिका के आसपास रहते हैं। इट विल ऑल्सो अफेक्ट द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और यह वैश्विक कार्बन का जो चक्र है उसे भी प्रभावित करेगा। द बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन समझे तो जो जीवों से मिलते हैं, जैसे कि पेड़ों के से जो हमें लकड़ी मिलती है वो भी जीवाश्म है, हम पशुओं के गोबर से उपले बनाते हैं उसे जलाते हैं वो भी जीवाश्म है। इन जीवों के अवशेष जो हम जलाते हैं ईंधन के तौर पर प्रयोग करते हैं वो फॉसिल फ्यूल कहलाता है। या फिर पेट्रोलियम है, इसे भी हम फॉसिल फ्यूल कह सकते हैं क्योंकि ये जीवाश्म इन जीवों के अवशेष से ही बना हुआ है। ये भी हैज़ पॉल्यूटेड द एटमॉस्फेयर, और फॉसिल फ्यूल्स में के जलने से जो वातावरण है वो प्रदूषित हो गया है। इट हैज़ क्रिएटेड ए ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड, और इसने दुनिया के चारों ओर एक कार्बन डाइऑक्साइड एक परत बना दी है। इट इज़ इंक्रीजिंग द ग्लोबल टेम्परेचर, और यह वैश्विक तापमान को बढ़ा रहा है। विच इज़ विजिबल एट अंटार्कटिका, यह अंटार्कटिका में दिखाई देता है यह परिवर्तन। व्हेन वी सी आइस वर्क्स मेल्टिंग अवे, जब हम बर्फ़ के खंडों को पिघलते हुए देखते हैं, जब हमें पता चलता है। इट शोज़ हाउ माइनर चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर कैन कॉज ह्यूज इफेक्ट, और यह दर्शाता है किस तरह से छोटे छोटे परिवर्तन बहुत विशाल परिवर्तन ला सकते हैं। इफ़ द ग्लोबल टेम्परेचर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, अगर वैश्विक तापमान बढ़ता रहता है, द ह्यूमन रेस में बी इन पैरल, जो मानवीय प्रजाति है वो पैरल में होगी, मतलब डेंजर, खतरे में होगी। स्टूडेंट्स ऑन आइस इज़ अ प्रोग्राम, स्टूडेंट ऑन आइस एक प्रोग्राम है विच प्रोवाइड्स द स्टूडेंट्स एन एम्पल अपॉर्चुनिटी, वह विद्यार्थियों को एम्पल मीन काफ़ी अवसर उपलब्ध कराता है टू अंडरस्टैंड, यह समझने में कि हाउ ग्लोबल टेम्परेचर कैन बी ए बिग थ्रेट टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस, किस तरह से कि जो ग्लोबल टेम्परेचर, वैश्विक जो तापमान है वो मानवीय वजूद के लिए किस तरह से बड़ी थ्रेट, चेतावनी हो सकता है। इट इनकलकेट्स ए न्यू अंडरस्टैंडिंग इन दैम, यह उनमें एक नई अंडरस्टैंडिंग, नई समझ इनकलकेट यानी डालता है, विकसित करता है।
जॉफ ग्रीन थिंक्स दैट, जॉफ ग्रीन सोचते हैं कि दैट हाई स्कूल स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर पॉलिसी मेकर, कि हाई स्कूल के जो विद्यार्थी हैं वो भविष्य के पॉलिसी मेकर हैं, यानी नीति नियंता है, नीति बनाने वाले हैं। दे कैन हेल्प इन सेविंग द अर्थ फ्रॉम इकोलॉजिकल डेंजर्स, वो धरती को बचा सकते हैं इकोलॉजिकल डेंजर से, पारिस्थितिकी तंत्र के जो खतरे हैं उनसे, एंड इफेक्ट्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, और जो ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक जो तापमान में बढ़ोतरी है उसके प्रभाव से भी इसे बचा सकते हैं। इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, अब बात कर लेते हैं क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट यानी प्रभाव, कि क्लाइमेट चेंज का प्रभाव क्या है। द ऑथर गिव्स अस एन एग्जाम्पल टू शो हाउ स्मॉल चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर कैन बी थ्रेटनिंग, वो हमें उदाहरण देता है कि किस तरह से छोटे छोटे परिवर्तन चेतावनी देने वाले होते हैं, यानी खतरनाक हो सकते हैं। द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, अंटार्कटिका में एक सिंगल सेल्ड प्लांट होता है, एक कोशिकीय पौधा होता है, उसको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। जो फाइटोप्लैंक्टन है उससे क्या होता है, दे नरिश द एंटायर साउदर्न ओशंस फूड चेन, वो दक्षिण महासागर यानी अंटार्कटिका के आसपास जो साउदर्न ओशन कहते हैं उसे, उसके जो फूड चेन है यानी उसकी जो आहार श्रृंखला है उसको नरिश करती है, पोषित करती हैं। दे यूज द सन्स एनर्जी टू एसिमुलेट कार्बन, कार्बन को एसिमुलेट करने के लिए, संशोधित करने के लिए वो सूर्य से ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। एंड सप्लाई ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन वहाँ पैदा करते हैं वो। एनी फर्दर डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर में अफेक्ट दिस फंक्शनिंग, और ओजोन लेयर में और ज़्यादा कोई डिप्लीशन होता है, अगर वो ह्रास होता है तो इस कार्य को प्रभावित कर सकता है, कि उसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो फाइटोप्लैंक्टन करते हैं साउदर्न ओशन में, इनडायरेक्टली अफेक्ट्स द लाइव्स ऑफ ऑल मरीन एनिमल्स, और यह अप्रत्यक्ष तौर पर सारे के सारे जो मरीन एनिमल जो समुद्र के जानवर हैं उनके जीवन को प्रभावित करता है। मरीन समुद्र से संबंधित होता है, उसे मरीन बोलते हैं। वॉक ऑन द ओशन, अब बात करते हैं कि किस तरह से इस विजिट के दौरान वो समुद्र के ऊपर यानी बर्फ़ के ऊपर चलते हैं। इट वॉज मोस्ट थ्रिलिंग एक्सपीरियंस ऑफ द विजिट, यह इस यात्रा का सबसे ज़्यादा थ्रिलिंग रोमांचक अनुभव था। दे क्लाइम डाउन द गैंग प्लैंक, अब उन्होंने नीचे जो तख्ता होता है जहाज़ का उस पर उतर जाते हैं। एंड वॉक ऑन द ओशन, और वहाँ से वो बर्फ़ के ऊपर यानी जो महासागर के ऊपर जो बर्फ़ जमी होती है उस पर वो चलते हैं। देवर 52 पर्सन्स, वो 52 लोग थे। देवर वॉकिंग ऑन ए मीटर थिक आइस पैक, वो 1 मीटर चौड़ी बर्फ़ के ऊपर चल रहे थे। अंडर द आइस पैक देयर वॉज 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर, यानी 180 मीटर गहरा जीवित सांस लेता हुआ नमकीन पानी था उस बर्फ़ के सतह के नीचे। सील्स वर एन्जॉइंग देमसेल्स इन द सन ऑन आइस, और जो शील जो मछली थी वो आनंद ले रही थी सूर्य की धूप का बर्फ़ पर बैठकर। द नरेटर वॉज वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ द प्लेस, और यह वर्णन करता इस स्थान की सुंदरता के विषय में वो आश्चर्य से सोच रहा था, विचार कर रहा था। ही विश्ड इट वुड नॉट बिकम ए वार्म प्लेस एज इट यूज टू बी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, उसकी इच्छा थी कि काश यह वह गर्म स्थान न बन जाए जैसे कि लाखों साल पहले हुआ करता था। इफ़ इट हैपन्स, अगर ऐसा होता है, द रिजल्ट्स कैन बी रूइनस, इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। रूइनस तबाह कर देने वाला, रूइनस कहते हैं उसे।